This is lecture 8 for surface chemistry. I welcome everyone to this class. It is Sunday evening now, 29th of November. The date on the PPT is 28 November. ओके सो प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था. इसको अपन अभी रिवाइज करेंगे. अभी तो सब लोग ध्यान से सुनेंगे, कहानी के जैसा सुनना है. प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स के बारे में अपन बात कर रहे हैं. तो कोलॉइड्स होते क्या है हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था. ट्रू सॉल्यूशन से जो पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है और सस्पेंशन से जो पार्टिकल का साइज छोटा होता है उसको अपन कोलॉइड्स बोलते हैं. तो तीन मेथड्स होते हैं प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स के. केमिकल मेथड होता है, ब्रेडिक्स आर्क मेथड होता है, पेप्टाइजेशन होता है. तो ये तीनों मेथड्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किए. अपन इसको रिवाइज करेंगे शॉर्ट में. केमिकल मेथड में केमिकल रिएक्शंस करवाएंगे. ब्रेडिक्स आर्क मेथड में गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम ऐसे हेवी ऐसे इंपॉर्टेंट मेटल्स, कॉस्टली मेटल्स का कॉस्टली मेटल्स का कोलॉइड फॉर्मेशन होता है इन ब्रेडिक्स आर्क मेथड. और थर्ड मेथड है पेप्टाइजेशन मेथड. सो केमिकल मेथड पहले पढ़ लेते हैं. Colloidal dispersions can be prepared by chemical reactions leading to formation of molecules by double decomposition, oxidation, reduction और hydrolysis. तो चार टाइप की रिएक्शंस होती है. चारों का एक एक एग्जांपल गिवन है. अपने को चारों के एग्जांपल्स लर्न करने हैं. These molecules then aggregate leading to the formation of Sol. Sol मतलब कोलोइड होता है. तो एग्रीगेट का मतलब क्या है? यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म हमें दिखाई दे रहा है, एग्रीगेट. एग्रीगेट का मतलब एक कलेक्शन बनना पार्टिकल्स का. प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू कैन हियर मी. और एग्रीगेट अंडरलाइन दिख रहा है तो ये हाथ उठाए. एग्रीगेट अंडरलाइन दिख रहा है तो हाथ उठाए. ओके, थैंक यू सो मच. ओके, प्लीज लोअर योर हैंड्स. ठीक है. तो दीज मॉलिक्यूल्स देन एग्रीगेट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सोल. तो एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? पार्टिकल्स का कलेक्ट होना, एक साथ आना, गट्ठा बनना बेसिकली. बहुत सारे पार्टिकल्स अगर अलग अलग स्प्रेड आउट रहेंगे तो स्प्रेड आउट वाले पार्टिकल ट्रू सॉल्यूशन जैसा बिहेवियर शो करते हैं. लेकिन अगर बहुत बड़ा एक सेट बन जाए, अगर एक बहुत बड़ा गट्ठा बन जाए तो उसको अपन बोलेंगे सस्पेंशन. मीडियम साइज का गट्ठा रहेगा तो उसको एग्रीगेट कंसीडर करना. तो दीज मॉलिक्यूल्स देन एग्रीगेट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सोल. तो ये चार एग्जांपल्स है, इसको लर्न कर लेना. डबल डिकम्पोजिशन. तो डबल डिकम्पोजिशन में प्लेसेस एक्सचेंज हो रही है. ऑक्सीडेशन में सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे. हाँ, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन, सल्फर O2 प्लस H2. ये जो सल्फर एटम दिख रहा है, जो मैंने सल्फर एटम स्क्वायर में लिखा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है. अगर अपन ध्यान से देखें तो इस रिएक्शन में और एक सल्फर का एटम आपको दिखाई देगा. अगर उसको देखोगे तो रेड वाले का तो रिडक्शन हो गया ना, क्योंकि उससे ऑक्सीजन चला गया. लेकिन अपन रेड वाला सल्फर एटम नहीं कंसीडर कर रहे हैं, अपन ऑरेंज वाला सल्फर एटम कंसीडर कर रहे हैं. उसका ऑक्सीडेशन के अकॉर्डिंग हम लोग रिएक्शन एक्सप्लेन कर रहे हैं. वी आर एक्सप्लेनिंग द रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द ऑरेंज स्क्वायर ब्रैकेट, ऑरेंज स्क्वायर्ड सल्फर एटम. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन. हाइड्रोजन का रिमूव करना ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. सो दिस वी हैव डिस्कस्ड. नेक्स्ट इज AuCl3 प्लस 3HCHO प्लस 3 वाटर. तो दिस इज रिडक्शन. Au का रिडक्शन हो रहा है क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? कम हो रहा है. डिक्रीमेंट इन द ऑक्सीडेशन नंबर. देन वी हैव FeCl3 हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर. देखो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, एडिशन ऑफ वाटर इज द रिएक्शन. तो इसमें कोई डाउट किसी को? ये पहले डिस्कस किया है बट फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो. प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी इन दिस. नो डाउट्स, वेरी गुड. आगे बढ़ेंगे. ब्रेडिक्स आर्क मेथड. ब्रेडिक्स आर्क मेथड कॉस्टली मेटल्स के लिए यूज होता है. मैंने बताया था ब्रेडिक नाम का जो साइंटिस्ट था वो बहुत अमीर था. क्या हो रहा है? ये स्लाइड क्यों नहीं चेंज हो रहा है? ओके, ब्रेडिक्स आर्क मेथड. तो ब्रेडिक नाम का साइंटिस्ट बहुत अमीर था. वो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम ऐसे महंगे महंगे एलिमेंट्स के साथ में रिएक्शन करवाता था, एक्सपेरिमेंट्स प्रैक्टिस करता था. इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और ब्रेडिक्स आर्क मेथड. द प्रोसेस इन्वॉल्व्स डिस्पर्जन एज वेल एज कंडेंसेशन. Colloidal sols of metals such as gold, silver, platinum can be prepared by this method. इस मेथड में हम क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्रक करते बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द मेटल इमर्स इन डिस्पर्जन मीडियम. तो याद करो मैंने बताया था बहुत ज्यादा एनर्जी देंगे बहुत कम समय में. लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गिवन इन वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम. बहुत कम टाइम में बहुत सारी एनर्जी अगर अपन देंगे तो उस केस में
वो मेटल वेपोराइज हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में अपन वो एनर्जी देते हैं। एनर्जी इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। देन उसको एकदम से कंडेंस भी कर देते हैं जिससे कि पार्टिकल फिर से सॉलिडिफाई हो सके। वेपोराइज्ड पार्टिकल्स को कंडेंस किया जाता है, और जब वो कंडेंस हो जाते हैं तो ऑलरेडी डिस्पर्शन मीडियम में प्रेजेंट है। यहाँ देखो डिस्पर्शन मीडियम लिखा हुआ है, तो ऑलरेडी डिस्पर्शन मीडियम में प्रेजेंट होने की वजह से वो पार्टिकल्स उसमें कंडेंस हो गए। तो इंटेंस हीट प्रोड्यूस्ड वेपोराइजेस द मेटल विच देन कंडेंसेस टू फॉर्म पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल साइज। जो इंटेंस हीट है वो वेपोराइज करता है मेटल को, और उसके बाद में वो चीज़ कंडेंस हो जाती है, और उसकी वजह से कोलॉइडल साइज के पार्टिकल्स बनते हैं। और ये चीज़ किसके लिए यूज होती है? गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम ऐसे महंगे मेटल्स के लिए ये चीज़ यूज होती है। सो दिस इज अबाउट ब्रेडिक्स आर्क मेथड। नेक्स्ट है हमारे पास में पेप्टाइजेशन। ठीक है, इसका डायग्राम है, ऑलरेडी डिस्कस किया है अपन ने ये। नेक्स्ट वी हैव पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन में क्या होता है? पेप्टाइजेशन में भी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट into colloidal sol by shaking it with a dispersion medium in the presence of small amount of electrolyte। तो ऐसे इमेजिन करो, ये जैसे टेस्ट ट्यूब जैसा इमेजिन करो, ये टेस्ट ट्यूब में ये पानी है, वो पानी मतलब डिस्पर्जन मीडियम है। अब इसमें कोई लाल कलर का पीपीटी है, तो वो पीपीटी सेटल डाउन है टेस्ट ट्यूब में, नीचे की तरफ बैठा हुआ है, वो सॉलिड होता है पीपीटी, प्रेसिपिटेट। उसमें अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, उस इलेक्ट्रोलाइट के साथ डालने के बाद उसको शेक करते हैं। उसके जैसे क्या होता है, जो पीपीटी है वो कोलोइडल सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो सोचो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये चीज आप लिख भी लेना। वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट अ सस्पेंशन टू अ कोलॉइड फॉर्म। एक सस्पेंशन को हम लोग एक कोलॉइड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पेप्टाइजेशन के वक्त। क्योंकि जो चीज़ पहले सेटल डाउन थी प्रेसिपिटेट, वो तो सॉलिड था, सॉलिड था मतलब पीपीटी था, मतलब सस्पेंशन था, सेटल डाउन हो गया था। उसके अंदर अपन ने इलेक्ट्रोलाइट डाला, कुछ पॉजिटिव निगेटिव इंटरेक्शन की वजह से वो चीज़ कोलॉइड में कन्वर्ट हो गई। शेकिंग इट विद अ डिस्पर्जन मीडियम, याद रखना, शेकिंग इट विद अ डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, फिर ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन the precipitate absorbs one of the ions of the electrolyte on its surface. This causes the development of positive or negative charge on precipitate, which ultimately breaks up into smaller particles of the size of colloid. तो हम कर क्या रहे हैं, उस पार्टिकल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ द साइज ऑफ कोलॉइड, ये चीज लर्न करें। तो पेप्टाइजेशन में सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है, और उस चीज को कोलॉइड के साइज में कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है, इसमें कोई डाउट? तो ये कंटेंट लास्ट टाइम पे आई गेस डिस्कस किया था अपन ने। दीज आर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। इस पे अगर क्वेश्चन आएगा तो थ्योरी वाला क्वेश्चन आएगा, तो ये छोटा छोटा पैराग्राफ लर्न करना। ऐसे ही करस्पॉन्डिंग पैराग्राफ स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में है, उसको भी अपन वहां से लर्न करें। और कोई डाउट है तो पूछे। ठीक है, लेट अस मूव हेड, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस देखना है। तो कोलोइडल सॉल्यूशन एक बार बन तो गया, या नेचर में मिल रहा है कोलोइडल सॉल्यूशन, अब उसका प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं? तो 3 टाइप की मेथड होती है, डायलिसिस, और एक होता है इलेक्ट्रिकल डायलिसिस, और एक होता है अल्ट्रा फिल्टरेशन। सो दीज मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन वी हैव टू स्टडी नाउ। ये आज का नया कंटेंट है हमारे क्लास का, आज के लेक्चर में ये चीज पढ़ाई जाएगी। तो कोलोइडल सॉल्यूशंस व्हेन प्रिपेयर्ड जनरली कंटेन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सम अदर इम्प्यूरिटीज। बराबर है, उसमें इम्प्यूरिटीज रहती है, तभी तो प्यूरिफाई करना है उसको। While the presence of traces of electrolyte is essential for the stability of colloidal solution, large quantities coagulated। इस स्टेटमेंट को अपन समझे, और ये जो स्टेटमेंट मैं मार्क कर रहा हूं, इसको अपन पेप्टाइजेशन से रिलेट करें। प्लीज ट्राई टू रिलेट दिस सेंटेंस टू द कंसेप्ट ऑफ पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन में हमने क्या देखा, ऊपर से इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं जिससे कि सस्पेंशन के पार्टिकल्स कोलॉइड में कन्वर्ट हो जाए। यहां पर भी वही लिखा है, वही चीज लिखी है, विद द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इट इज इसेंशियल फॉर द स्टेबिलिटी। लेकिन अगर उसकी ज्यादा क्वांटिटी रहेगी तो वो चीज उसको कोएगुलेट कर देगा। It is therefore necessary to reduce the concentration of this soluble impurities to a requisite minimum।
एक पर्टिकुलर वैल्यू तक हम कॉन्सेंट्रेशन को कम करना चाहते हैं, जीरो नहीं करना चाहते, जीरो पॉसिबल भी नहीं है। डेटॉल भी 99.9% जर्म्स को खत्म कर सकता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी है, एक रिक्विजिट मिनिमम है, हम एक पर्टिकुलर लेवल तक प्योरिटी चाहते हैं। 100% प्योर कोई चीज नहीं है, लेकिन टेंडिंग टू 100% प्योरिटी मेंटेन करने के लिए हम प्यूरिफिकेशन प्रोसेस यूज करते हैं। जो हम पानी यूज करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, बॉइलिंग या क्लोरीन वगैरह डाल के पानी की भी बहुत सारी अलग अलग मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन होती है। कोई भी मेथड से 100% प्योर वाटर नहीं मिलता। रिवर्स ऑस्मोसिस से भी 100% प्योर वाटर नहीं मिलता। बिस्लेरी का पानी भी 100% प्योर नहीं रहता है। इसीलिए बिस्लेरी या किनले का बॉटल का आप लोगों ने कवर देखा होगा, तो उस पर लिखा रहता है विथ एडेड मिनरल्स, क्योंकि वो मिनरल्स, कुछ मिनरल्स बॉडी के लिए यूजफुल भी रहते हैं और वो चीज अपन वाटर में एक्सपेक्ट भी करते हैं। प्योर वाटर तो डिस्टिल वाटर हो जाएगा जो बैटरी में यूज करते हैं, वो भी 100% प्योर नहीं है, लेकिन वो डिस्टिल वाटर अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग रहता है, जो बैटरी वगैरह के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो रिगार्डिंग प्यूरिफिकेशन हम ये समझे, रिगार्डिंग प्यूरिफिकेशन हम लोगों को ये समझना है कि प्रोसेस फॉर reducing the amount of impurities to a required minimum, to a requisite minimum is known as purification। तो purification का मतलब क्या है? वो प्रोसेस जिससे हम impurities को कम करते हैं, जीरो नहीं करते। impurities minimum, reducing मतलब reducing the impurities to a minimum value is known as purification। ठीक है, the purification of colloidal solution is carried out by following three methods। तीन मेथड से प्यूरिफिकेशन किया जा सकता है। तो डायलिसिस, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे इलेक्ट्रो प्यूरिफिकेशन, और उसके बाद हम देखेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। धनबीर अनम्यूट करे, डाउट पूछे। हाँ ना सर, आपका आवाज बीच में आपका बहुत लैग हो रहा है आवाज। आवाज लैग हो रहा है, अब बेटर है क्या? नो सर, मतलब अभी भी आवाज ब्रेक हो रहा है, तो एक होल्ड करो, एक यस। ओके, प्लीज गिव मी 1 मोमेंट, एक वो इंटरनेट कनेक्शन में चेक कर रहा हूँ, 1 मिनट दो। अब बेटर है क्या? धनबीर अनम्यूट करेंगे? यस सर, अब थोड़ा सा अब थोड़ा अभी बेटर अच्छा है है ना? सर। ठीक है, यस। ठीक है, करते हैं आगे कंटिन्यू। देखते हैं, अगर और प्रॉब्लम रहा तो ऐसे ही हाथ उठा के बता देना। गौरी अनम्यूट करेंगे क्या? आपका भी नेटवर्क का कंसर्न के लिए हाथ उठाया था क्या आपने? ओके, ठीक है। ठीक है, मैंने अभी आप लोगों को अनम्यूट योरसेल्फ का ऑप्शन इनेबल किया है, तो आप लोग जब चाहे तब अनम्यूट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मिसयूज ना करें उस ऑप्शन को। ठीक है, उससे ये होगा कि हमारा इंटरेक्शन बेटर होगा, इसलिए आप लोग कभी भी अनम्यूट कर सकते हैं। जब भी आप अनम्यूट करें, नाम बोलना खुद का और फिर बात करना मेरे साथ। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन में कोई डाउट है क्या? विद द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट is essential for the stability of colloidal solution, large quantity is coagulated। तो ये पेप्टाइजेशन से रिलेट कर लिया, इसका डेफिनेशन लर्न कर लेंगे। द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग the amount of the process used for reducing the amount of impurities to a requisite minimum is known as purification of colloidal solution। ठीक है, फिर पहला मेथड अपन देखेंगे डायलिसिस। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अ डिसॉल्व्ड सब्सटेंस फ्रॉम अ कोलोइडल सॉल्यूशन बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सुटेबल मेम्ब्रेन। एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन होता है, उसमें से डिजोल्व सब्सटेंस जो रहते हैं वो कोलोइडल से अपन रिमूव, कोलोइडल सॉल्यूशन से रिमूव करते जाते हैं। तो इसमें ध्यान से देखे, एक चीज अपन समझे यहाँ पर कि हम रिमूव क्या कर रहे हैं, हम डिजोल्व सब्सटेंस रिमूव कर रहे हैं।
तो जो इम्प्योरिटी है अपन उसको रिमूव कर रहे हैं, कोलोइडल पार्टिकल को रिमूव नहीं कर रहे। अगर कोलोइडल पार्टिकल को ही रिमूव कर देंगे तो फिर तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा ना। कोलोइडल पार्टिकल को रिमूव करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। हमें कोलोइडल पार्टिकल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है, हमें कोलोइडल सॉल्यूशन का प्यूरिफिकेशन करना है, तो इसलिए हमें डिसॉल्व्ड सब्सटेंस को हटाना है। ठीक है, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अ डिसॉल्व्ड सब्सटेंस फ्रॉम अ कोलोइडल सॉल्यूशन बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सुटेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सिंस पार्टिकल्स, ions or smaller molecules in a true solution can pass through animal membrane, bladder or parchment paper or cellophane sheet, but not the colloidal particles. The membrane can be used for dialysis. The apparatus used for this purpose is called a dialyzer. A bag of suitable membrane containing the colloidal solution is suspended in a vessel through which fresh water is continuously flown. The molecules and ions diffuse through the membrane in the outer water and pure colloidal solution is left behind. ठीक है, तो अब देखो क्या हो रहा है। ये जो है ये डायलिसिस मेम्ब्रेन की बैग है, ये कंटेनर प्लास्टिक का नहीं है, मतलब स्टील का या लोहे का या कांच का बॉटल जैसा मत कंसिडर करो इसको। कंसिडर दिस एज अ बैग काइंड ऑफ थिंग, जिसकी जो वॉल्स है वो मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन मतलब देखो दो टाइप के मेम्ब्रेन होते हैं, आप लोगों ने गैस लॉज में पढ़ा भी होगा। तीन टाइप के होते हैं, सेमी परमिएबल, परमिएबल एंड नॉन परमिएबल, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। तो वैसे ही कुछ ये सब्सटेंस है, क्या कर रहा है ये पार्टिकल को तो आने जाने दे रहा है लेकिन कोलोइड पार्टिकल को नहीं आने जाने दे रहा है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, इसके अंदर जो पानी है उस पानी में जो फॉर एग्जांपल शुगर डिजोल्व है, तो वो शुगर जो डिजोल्व है वो पानी और ये पानी कांटेक्ट में है, तो उसकी वजह से शुगर डिजोल्व बाहर चली जाएगी, क्योंकि बाहर शुगर का कॉन्सेंट्रेशन कम है। ठीक है, तो अंदर कोलोइड पार्टिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, क्योंकि अंदर फ्रेश वाटर आता जा रहा है, और ऐसा वाटर जिसमें कोलोइड पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो वहीं रह रहा है, और ऐसा वाटर जिसमें शुगर पार्टिकल्स है वो बाहर की तरफ जा रहा है। सो दिस इज डायलाइजिंग मेम्ब्रेन, वाटर प्लस क्रिस्टलाइट ऐसे बाहर आ गया और ये सोल पार्टिकल्स अंदर है। यहां से प्योर वाटर गया और यहां से वाटर प्लस क्रिस्टलाइट निकला, मतलब ये शुगर प्लस वाटर जैसा सोचो, जिसमें शुगर डिजोल्व है, शुगर अच्छे से डिजोल्व है, ये पानी यहाँ से निकला और ये बार बार अपन ऐसे पानी मूव कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ के जो पार्टिकल्स है, जो कोलोइड के पार्टिकल्स है वो तो मेम्ब्रेन से बाहर नहीं जा पाए, लेकिन पानी के पार्टिकल्स बाहर चले गए, और पानी के पार्टिकल्स अगर बाहर चले गए तो उसके साथ शुगर के डिजोल्व पार्टिकल्स भी बाहर चले गए। तो उसकी वजह से मेम्ब्रेन काम कर रहा है और अंदर कोलोइड पार्टिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। फिर बाद में बैग निकाल लेंगे तो वो बैग में वाटर रहेगा और वाटर के साथ में कोलोइड रहेगा जिसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुका है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट डायलिसिस। ये रेगुलर प्रोसेस जैसे सादा वाला डायलिसिस है, इसके बाद में अपन इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे। तो इसमें कोई डाउट, प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज इन दिस पार्ट ऑफ डायलिसिस। ये कंसेप्ट में कोई डाउट है क्या किसी को, प्लीज पूछ लो। ठीक है, नो डाउट, आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारे पास में इलेक्ट्रोडायलिसिस। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, इलेक्ट्रिसिटी लगा देंगे। अब जैसे एक एनोड रहेगा एक कैथोड रहेगा, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड निगेटिव टर्मिनल, बाकी मेथड सेम ही है, वो सोल पार्टिकल भी वहीं क्रिस्टलाइट भी रही। डायलिसिस मेम्ब्रेन, इलेक्ट्रोडायलिसिस। Ordinarily, the process of dialysis is quite slow. It can be made faster by applying an electric field if the dissolved substance in the impure colloidal solution is only an electrolyte. अगर डिजोल्व सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट है तो वो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज को रिस्पॉन्ड करेगा। इफ द डिजोल्व सब्सटेंस इज इलेक्ट्रोलाइट देन इट विल रिस्पॉन्ड टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो उस केस में हम इलेक्ट्रोडायलिसिस भी यूज कर सकते हैं। द प्रोसेस इज देन नेम्ड इलेक्ट्रोडायलिसिस। द कोलोइडल सॉल्यूशन इज प्लेस्ड इन अ बैग ऑफ सुटेबल मेम्ब्रेन, बिल्कुल पहले जैसा, विद व्हाइल प्योर वाटर इज टेकन आउटसाइड। पीछे भी प्योर वाटर बाहर से जा रहा था। The ions present in the colloidal solution migrate out to the oppositely charged electrodes. अब इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें उल्टा हो रहा है। वो जो डायलिसिस मेम्ब्रेन है उसमें से कोलोइड के पार्टिकल्स ही बाहर आ गए। पिछले केस में क्या हो रहा था, डायलिसिस मेम्ब्रेन में वो बैग के अंदर कोलोइड के पार्टिकल्स जमा कर रहे थे अपन। अब इसमें क्या हो गया, वो पार्टिकल्स बाहर आ गए और जो शुगरी वाटर था, फॉर एग्जाम्पल शुगरी वाटर जिसमें इम्प्योरिटीज डिजोल्व थी, वो अंदर आ गई। The ions present in the colloidal solution migrate out to the oppositely charged electrodes.
द कोलोइडल सॉल्यूशन इज प्लेस्ड इन अ बैग ऑफ सूटेबल मेम्ब्रेन व्हाइल प्योर वाटर इज टेकन आउट। ठीक है, तो इसमें डायलिसिस मेम्ब्रेन यूज करेंगे। तो लर्न क्या करना है इसमें, इसमें लर्न करना है इलेक्ट्रिसिटी यूज किया, पिछले वाले केस में इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं किया था, मेथड सेम ही है। ठीक है, मेथड इज सेम, तो इसमें लिख लेना इन बोथ द केसेस, दोनों केसेस में क्या हो रहा है, इन बोथ द केसेस डायलिसिस प्रोसेस इज यूज्ड टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशन। अच्छा, शायद मैंने अभी ये बोला कि इसमें से कोलोइड के पार्टिकल्स बाहर आए, नहीं, कोलोइड के पार्टिकल्स बाहर नहीं आए, कोलोइड के पार्टिकल्स अंदर ही, इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल्स बाहर आ गए। ठीक है, ये 2 पॉइंट लिख लेंगे सब लोग, ये 2 पॉइंट लिखेंगे जल्दी से। ठीक है, चले आगे, कोई डाउट इसमें? पिछले वाले केस में भी इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल बाहर आ रहे थे, इस वाले केस में भी इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल बाहर आ रहे हैं, लेकिन इस केस में जब इलेक्ट्रोडायलिसिस हो रहा है तो इलेक्ट्रोडायलिसिस में जल्दी बाहर आ रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो निगेटिव पार्टिकल रहेंगे वो पॉजिटिव एनोड की तरफ जाएंगे, और जो पॉजिटिव पार्टिकल्स रहेंगे वो निगेटिव कैथोड की तरफ जाएंगे। तो ये पॉइंट लिख लो, ऑल्दो ये टेक्स्ट बुक में लिखा होगा पॉइंट, बट फिर भी अपन थोड़ा अपने ओन वर्ड्स में लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लेंगे सब लोग। आई वेट फॉर 1 मोमेंट। चले आगे, कोई डाउट इसमें? प्लीज रेज योर हैंड्स एंड आस्क डिफिकल्टी इफ यू हैव एनी। थ्योरेटिकल चैप्टर है, पैराग्राफ्स ऐसी के ऐसी लर्न करना है। चले आगे। ठीक है, अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन देखते हैं। दिस इज द थर्ड मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन। तो आपको समझ में आ रहा है अपन क्या कर रहे हैं? पहले हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड देखा, सबसे पहले डेफिनेशन वगैरह देख लिया, फिर क्लासीफाई कर लिया, फिर उसको प्रिपेयर कर लिया, अब उसको प्यूरिफाई कर रहे हैं, बाद में यूजेस देख लेंगे, राइट? तो थर्ड मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द colloidal particles from the solvent and soluble solutes present in the colloid solution by specially prepared filters which are permeable to all the substances except the colloidal particles। ठीक है, ऐसे स्पेशली प्रिपेयर्ड फिल्टर्स बनाएंगे। होल्ड करो एक सेकंड। ठीक है, स्पेशली पैक्ड फिल्टर्स रहते हैं, स्पेशली प्रिपेयर्ड फिल्टर्स है विच आर परमिएबल टू ऑल सब्सटेंसेस एक्सेप्ट द कोलोइडल पार्टिकल्स।
कोलोइडल पार्टिकल्स के अलावा सारे सब्सटेंसेस के लिए वो फिल्टर काम करता है. Colloidal particles can pass through ordinary filter paper but because the pores are too large. तो ये पॉइंट लर्न करना है अपने को. ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से कोलोइडल पार्टिकल पास कर सकता है. However, the pores of filter paper can be reduced in size by impregnating with collodion solution to stop the flow of colloid particles. The usual collodion solution is a 4% solution of nitrocellulose in a mixture of alcohol and ether. ठीक है. An ultra filter paper may be prepared by soaking the filter paper in collodion solution, hardening by formaldehyde and then finally drying it. ये जाने दो. Thus, by using filter paper, ultra filter paper, the colloid particles are separated from the rest of the material. तो वो पेपर बनाते कैसे वो जाने दो, लेकिन कोलोडियन क्या रहता है ये लर्न होना चाहिए. ये उन्होंने मार्क भी किया है. ठीक है. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज अ स्लो प्रोसेस. टू स्पीड अप द प्रोसेस, प्रेशर और सक्शन इज अप्लाइड. The colloidal particles left on the ultrafilter paper are then stirred with fresh dispersion medium to get pure colloidal solution. ठीक है. इजी है. एज इट इज लर्न करना है. जो जो चीजें मार्क की है वो चीज लर्न होनी चाहिए. जैसे अल्ट्राफिल्ट्रेशन स्लो प्रोसेस है तो पता रहना चाहिए स्लो है. कोलोडियन सॉल्यूशन क्या रहता है वो भी इंपॉर्टेंट है. पेपर बनाते कैसे वो जाने दो, वो कोई नहीं पूछने वाला. और स्पेशली प्रिपेयर्ड फिल्टर पेपर बनाते हैं और कोलोइडल पार्टिकल ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पास नहीं करते. तो इसका अपन एक एग्जांपल लेते हैं. ठीक है. तो ये एक स्टेटमेंट लिखा है बोर्ड पे. इस स्टेटमेंट को आप लोग लिख लो और ये स्टेटमेंट लर्न करना, काम में आएगा अपने. ये स्टेटमेंट सही जगह रखा होगा. ठीक है. तो ये स्टेटमेंट लिख ले और कोई डाउट हो तो पूछ लो. प्लीज आस्क. ये स्टेटमेंट लिखना है और ये स्टेटमेंट भी एक बार लिखो, इसको समझो, समझ के देखो क्या बोल रहा है वो स्टेटमेंट. स्पेशल टाइप ऑफ फिल्टर पेपर लेंगे तो यूज़ कर सकते हैं, बट वो करने की जरूरत ही नहीं पड़ती. अपन उसको सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस लगाते हैं मिल्क के अंदर, उससे ही वो बटर सेपरेट हो जाता है, उससे ही फैट ऑफ द मिल्क वैसे ही सेपरेट हो जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से. चले आगे. लेट अस मूव अहेड. ओके. एनी डाउट्स? नो डाउट्स. ठीक है. अब हमने प्यूरिफाई कर लिया. अब प्रॉपर्टीज देखते हैं. प्रॉपर्टीज के बाद में अपन यूजेस देखेंगे. तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है. ठीक है. हाँ, अभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का डेफिनेशन लिख लो. प्लीज राइट दिस डाउन. कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? ऐसी प्रॉपर्टीज जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, बाकी किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती. मास पे नहीं डिपेंड करती, वॉल्यूम पे नहीं डिपेंड करती. सिर्फ कितने पे डिपेंड कर, किस पे डिपेंड करती है? कितने पार्टिकल्स है. ठीक है. 12th क्लास में एक पूरा का पूरा टॉपिक है इस पे. 12th क्लास में पूरा का पूरा चैप्टर है इस पे, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे. ठीक है. तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? ऐसी प्रॉपर्टीज है जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है. ठीक है. तो अपन स्टडी कर रहे हैं अभी. तो कोलोइडल पार्टिकल्स बीइंग बिगर एग्रीगेट्स, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन कोलोइडल सॉल्यूशन इज कंपैरेटिवली स्मॉल एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन. तो ये क्या बोल रहा है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे.
ठीक है, तो ये 2 पॉइंट पढ़े और देखो समझ में आता है क्या, ट्रू सॉल्यूशन और कोलोइडल सॉल्यूशन। ये डेफिनेशन नहीं है, एक एक्सप्लेनेशन है। दोनों पॉइंट्स को रीड करो और देखो रिलेट कर पा रहे हो क्या। ठीक है, लिख लिया? कितने लोग लिख रहे हैं? ठीक है, कोई नहीं लिख रहा है, वेरी गुड। अच्छा लिख रहे हो, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। एंड थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग। ऐसा लग रहा है कि जनता है वहाँ पे। डन, आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे कि ट्रू सॉल्यूशन में छोटे पार्टिकल्स है तो ज़्यादा पार्टिकल्स रहेंगे, कोलोइडल पार्टिकल में थोड़े बड़े पार्टिकल्स रहते हैं। तो फॉर द सेम क्वांटिटी ये इंपॉर्टेंट है, सेम क्वांटिटी के लिए लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे, किसमें, कोलोइडल पार्टिकल्स में। हेंस द वैल्यूज ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ऑफ स्मॉल ऑर्डर एज कंपेयर टू द वैल्यू शोन बाय ट्रू सॉल्यूशन एट द सेम कॉन्सेंट्रेशन। सेम कॉन्सेंट्रेशन वाला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम कॉन्सेंट्रेशन के लिए ही अपन कंपेयर कर सकते हैं। ये जो नीचे लिखे हैं ना 2 पॉइंट्स, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के लिए कंपेयर करोगे तो अलग अलग वैल्यूज आएगी ऑब्वियसली। सो फॉर द सेम कॉन्सेंट्रेशन लिखना जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, फिर मैंने अभी बताया कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। वो प्रॉपर्टीज जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। वो चीज इस पे डिपेंड नहीं करती कि कितना भारी है, वो चीज इस पे डिपेंड नहीं करती कि कितनी ज्यादा जगह ले रहा है, वो सिर्फ इस पे डिपेंड करती है कि कितने है। आवाज आ रही है क्या? प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू कैन हियर द वॉइस। ओके, थैंक यू। लोअर योर हैंड्स। ठीक है, तो कंसेप्ट समझे यहाँ पे। सेम कॉन्सेंट्रेशन रहेगा तो सेम कॉन्सेंट्रेशन के लिए ट्रू सॉल्यूशन में छोटे पार्टिकल्स तो ज्यादा पार्टिकल्स, कोलोइडल सॉल्यूशन में थोड़े बड़े पार्टिकल्स तो कम पार्टिकल्स। तो कोलोइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज कम आएगी। कौन सी प्रॉपर्टीज कम आएगी? वो प्रॉपर्टीज जो सिर्फ और सिर्फ नंबर पे डिपेंड करती है, तो उसको बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और 4 टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। ये चीज अपन 12th में सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव टॉपिक में भी पढ़ने वाले हैं। तो ये प्रॉपर्टीज के नाम आप लोग लर्न कर लो। ऑस्मोटिक प्रेशर, lowering of vapor pressure, depression in freezing point, elevation in boiling point। ये दो और ये दो। ठीक है, इसको लिख लो। मैं ये चारों प्रॉपर्टीज अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, lowering of vapor pressure, depression in freezing point and elevation in boiling point, these are the 4 colligative properties, and colligative properties depend only on number of particles. They do not depend on the size of the particles, volume of the particles and the mass of the particles। लिखवा देते हैं ये चीज। तो कितना भारी है उस पर डिपेंड नहीं करता, कितना बड़ा है उस पर भी डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ इस पे डिपेंड करता है कि कितने हैं। जहां ज्यादा पार्टिकल्स रहेंगे वहां ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा लगेगा, वेपर प्रेशर का लोअरिंग कम होगा, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन ज्यादा होगा और एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल अपन लिख लेते हैं। प्योर वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, है ना, मतलब नॉर्मल 1 एटीएम प्रेशर पे। ऑब्वियस बात है, प्रेशर डिफाइन करना जरूरी है। 1 एटीएम प्रेशर पे प्योर वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है, राइट।
इफ वी ऐड सॉल्ट टू दैट वाटर, अगर हम उस वाटर में सॉल्ट ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट उसका स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है। दिस इज एग्जांपल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये जो एग्जांपल एक आएगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का एग्जांपल है, थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, मतलब 100 का डायरेक्ट 105 नहीं होता है, 100 का 100.53 या 101 पॉइंट समथिंग 100.8 ऐसा कुछ स्लाइट वैल्यू इंक्रीज होता है। तो सॉल्ट डालने से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। अब हमें ये समझ में आता है कि ज़्यादा सॉल्ट डालेंगे तो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू ज़्यादा रहेगा ज़्यादा सॉल्ट डालने से, मतलब सॉल्ट के ज़्यादा पार्टिकल्स डालने से। ज़्यादा मास पे डिपेंड नहीं कर, ज़्यादा मास डालोगे ज़्यादा पार्टिकल्स बढ़ रहे तो बात अलग है, लेकिन ज़्यादा पार्टिकल्स के नंबर से डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड नहीं करता, साइज पे डिपेंड नहीं करता, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता। आई होप ये चीज़ जनता को समझ में आ रही है। तो ये वाला एग्जांपल लिख ले और उसके आगे लिख लेना कि ये चीज़ 12th में पढ़ेंगे, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। दिस विल बी टॉट इन क्लास 12th, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अलग चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, आगे बढ़े अपन, इसको लिख लिया सबने? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन देखते हैं, टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट के बारे में सुना होगा आपने पहले, स्कैटरिंग ऑफ लाइट रहता है। ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है ना, ये सिर्फ ये वर्ड इतना याद रख लेना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये वर्ड याद रखना, एक्सप्लेन करते हैं ये फिनोमेना अभी। ठीक है, अब एक चीज इमेजिन करो, वो कभी माउंटेन रीजन वगैरह पे, अगर कभी ऐसे अर्ली मॉर्निंग आप वॉक के लिए अगर निकलते हो, ट्रेकिंग के लिए माउंटेनियस रीजन पे, हिल स्टेशन टाइप जगहों पर, तो वहाँ क्या रहेगा कि वहाँ पे सनलाइट आता है। ठीक है, तो सनलाइट ट्रीज के बीच में से आ रहा है ना, माउंटेन पे हिल स्टेशन पे गए तो हिल स्टेशन पे दूसरे ट्रीज वगैरह रहेंगे, ठंडा ठंडा एटमॉस्फेयर रहता है मस्त एकदम। तो वहाँ पे क्या होता है, सनलाइट ट्रीज के बीच में से आ रहा है, आपको डायरेक्टली सन नहीं दिखाई देता है। अपने गांव में कैसा डायरेक्टली सन दिख जाता है, सनलाइट को इधर उधर से घूम घाम के नहीं आना पड़ता, लेकिन माउंटेनियस रीजन्स में सनलाइट ट्रीज के बीच में से आता है, सन नहीं आता, सनलाइट आ रहा है। तो वो क्यों आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा है, और डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा होने की वजह से वो लाइट को स्कैटर करते हैं। क्या करते हैं, वो लाइट को स्कैटर करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, अब उसमें समझे एक चीज़, डस्ट पार्टिकल्स है, स्कैटर हो रहा है डस्ट पार्टिकल्स, लाइट स्कैटर हो रहा है डस्ट पार्टिकल से। ये चीज़ घरों में भी देखने को मिलता है, अगर अंधेरा रूम है और थोड़ी सी विंडो खुली हुई है, तो विंडो का एक हल्का सा शेफ्ट अगर खुला है तो एक ऐसे लाइट का ऐसा लेयर के जैसा दिखाई देता है, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, ऐसे लाइट का लेयर जैसा, एक फिल्म ऑफ लाइट जैसा दिखाई देता है। थोड़ी सी विंडो खुली रहेगी तो, और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से पूरे रूम में लाइट आ जाता है ना। जैसे आप लोग अगर अंधेरे में रूम में टॉर्च लगाओगे तो सिर्फ टॉर्च के सामने थोड़ी लाइट रहता, पूरे रूम में थोड़ा तो लाइट आ ही जाता ना। तो क्यों आ रहा है, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से आ रहा है। तो वो लाइट स्प्रेड हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है मतलब पार्टिकल्स ऑफ द डस्ट आर रिफ्लेक्टिंग लाइट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं ये बोल रहा हूँ कि पार्टिकल्स ऑफ डस्ट जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अब वो क्यों रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो जाने दो, वो फिजिक्स वाले पढ़ाते हैं अच्छे से, उसमें पार्टिकल का कुछ तो भी साइज का इंपॉर्टेंस रहता है, छोटे पार्टिकल रहेंगे तो रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, बड़े पार्टिकल रहेंगे तो रिफ्लेक्ट करेंगे, और भी दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ डस्ट आर रिफ्लेक्टिंग द लाइट, डस्ट पार्टिकल्स ने लाइट को रिफ्लेक्ट किया। तो इसका मैंने एक एग्जांपल दिया, हिल स्टेशन के ट्रीज, ट्रीज के बीच में से जो लाइट दिखाई देता है डस्ट की वजह से। दूसरा एग्जांपल, अपने घर में जब विंडो थोड़ी सी खुली रहती है तो फिल्म ऑफ लाइट दिखाई देती है। थर्ड एग्जांपल, टॉर्च लगाते हैं अंधेरे रूम में तो लेजर लाइट कैसी रहती है, लेजर लाइट अगर लगाएंगे तो लेजर लाइट से सिर्फ वॉल पे एक रेड कलर का या लेजर के कलर का डॉट बनता है, टॉर्च का लाइट स्प्रेड होता है। तो वो स्प्रेड क्यों हो रहा है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। इट इज कॉल्ड एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एक फिजिक्स का प्रॉपर्टी है टिंडल इफेक्ट। ठीक है, और सोचे इसमें थोड़ा कि वो जो विंडो था ना, विंडो थोड़ी सी खुली थी, रूम में सब तरफ लाइट आ रहा था, मतलब पूरे रूम में लाइट आता है, लेकिन अपने को लाइट का एक फिल्म दिखाई देता है। वहां ले जाके अगर अपन अपनी चादर झटक देंगे या तकिए को थोड़ा सा पिलो को मार देंगे तो उससे डस्ट पार्टिकल ज्यादा हो जाएंगे, तो
वो जो फिल्म ऑफ लाइट दिख रही थी उसमें अपने को डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं, वो डस्ट पार्टिकल्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। सोच सकते हैं इस चीज को? वो जो डस्ट पार्टिकल्स की क्वांटिटी बढ़ रही है क्योंकि वो डस्ट पार्टिकल्स ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करेंगे। अगर अपन चद्दर झटकेंगे तो चद्दर की डस्ट वहां पे दिखाई देगी, तो उसकी वजह से ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होगा क्योंकि ज्यादा पार्टिकल्स आ गए, तो ज्यादा टिंडल इफेक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आई होप कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको। टिंडल इफेक्ट में क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इंपॉर्टेंट वर्ड है, और पार्टिकल्स ऑफ डस्ट उसको स्कैटर करते हैं। तो मैंने एग्जांपल क्या यूज किया, मैंने एग्जांपल यूज किया डस्ट पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन द एयर शो टिंडल इफेक्ट। एग्जाम्पल यूज इज डस्ट पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन द एयर, जो एयर में सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल्स है वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। ये एग्जाम्पल हमने यूज किया है। अब अपन इसको पढ़ते हैं। तो अब मैं पैराग्राफ रीड कर रहा हूँ, ठीक है। इफ अ होमोजीनियस सॉल्यूशन प्लेस्ड इन डार्क इज ऑब्जर्व्ड अंडर डायरेक्शन ऑफ लाइट, it appears clear, and if it is observed from a direction of light at right angles to the direction of beam, it appears perfectly dark. होमोजीनियस सॉल्यूशन जो रहता है, अगर अपन उसको डायरेक्शन ऑफ लाइट से देखें तो क्लियर दिखता है, और अगर डायरेक्शन ऑफ लाइट से नहीं देखे, परपेंडिकुलर देखे, तो कंप्लीटली डार्क दिखता है। लेकिन कोलोइडल सॉल्यूशन व्यूड इन द सेम वे may also appear reasonably clear or translucent by the transmitted light, but they show a mild to strong opalescence when viewed at right angles to the passage of light, that is the path of beam is illuminated by a bluish light. तो कंसेप्ट थोड़ा डिफिकल्ट है समझने के लिए। आप ये समझो कि अपने पास में ये कंटेनर है, ये कंटेनर में कोई कोलोइडल सॉल्यूशन है, तो फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अपन मिल्क इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है, मिल्क इमेजिन कर सकते हैं। और दूसरा कंटेनर है, दूसरा कंटेनर में प्योर वाटर इमेजिन कर लो। अलग कलर यूज करते हैं वाटर के लिए। चलो मिल्क बन गया लाल कलर का, और वाटर ले लो एज यूजुअल ब्लू कलर का, ठीक है। ब्लू कलर का वाटर है, लाल कलर का मिल्क है। अब इमेजिन करो कि यहाँ पे अपन ने ये यहाँ से और ये यहाँ से लाइट स्टार्ट किया। अरे क्या हो गया, ठीक है, ये यहाँ से अपन ने, ये लाइट का सोर्स है, और ये भी लाइट का सोर्स है। तो वो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इसमें पानी वाले केस में लाइट का सोर्स मतलब लेजर लाइट के जैसा, तो वो लेजर लाइट का जो रहेगा ना, वो पूरा का पूरा ऐसा लाइट चला जाएगा। और अपन अगर सामने से देखेंगे यहाँ से तो अपने को नहीं दिखेगा। लेकिन अगर अपन मिल्क वाले कंडीशन में देखें तो वो लाइट पूरी तरह जो है स्प्रेड हो जाता है, पूरी तरह स्प्रेड हो जाएगा, पूरा का पूरा मिल्क इल्यूमिनेट हो जाएगा, और फिर लाइट यहाँ से बाहर निकलेगा तो अपने को सामने से भी लाइट दिखेगा, इधर से भी लाइट दिखेगा, और ऊपर से देखें तो ऊपर से भी लाइट दिखेगा राइट एंगल्स पे। लेकिन वाटर के केस में लेजर लाइट नहीं दिखेगा, ऐसा वो बोल रहा है। अब ये एक्सपेरिमेंट अगर अपन घर पे करेंगे लेजर लाइट लगा के, तो शायद वो एक्सपेरिमेंट वर्कआउट ना करे, क्योंकि हमारे घर में जो पानी रहता है उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज रहती है, और वो अपने आप में कोलोइडल सॉल्यूशन जैसी कुछ प्रॉपर्टीज दिखाएगा। एकदम प्योर वाटर लेंगे बैटरी का डिस्टिल वाटर तो बात अलग है, क्योंकि घर में जो पानी रहता है वो भी कोलोइडल सॉल्यूशन जैसा अपन ट्रीट करें, उसको कोलोइडल सॉल्यूशन मान के चले फॉर द सेक ऑफ, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट में ये पॉइंट मैंने पढ़ा दिया। इफ अ होमोजीनियस सॉल्यूशन इज प्लेस्ड इन डार्क, हाँ डार्क रूम वगैरह सब मेंटेन करना, इज ऑब्जर्व्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, इट अपीयर्स क्लियर, क्लियर मतलब दिखाई दे रहा है। एंड इफ इट इज ऑब्जर्व फ्रॉम डायरेक्शन एट राइट एंगल्स, इट अपीयर्स परफेक्टली डार्क। लेकिन कोलोइडल सॉल्यूशन जो है वो दोनों साइड से अपने को बीम वगैरह जैसी चीज दिखाई देती है। परपेंडिकुलर देखेंगे तो बीम दिखेगा, और उधर से देखेंगे तो कुछ भी, उधर से देखेंगे तो लाइट दिख ही रहा है। This effect was first observed by Faraday and later studied in detail by Tyndall, and it is termed as Tyndall effect. The bright cone of light, the bright cone of light is called as Tyndall cone. The Tyndall effect is due to the fact that colloidal particles scatter light in all the directions in space. This scattering of light illuminates the path of beam in the colloidal dispersion. तो एक टिंडल कोन जैसा बन गया, वो दिख रहा है वहां पे डायग्राम में भी टिंडल कोन है, ये देखो। The bright cone of light is called Tyndall cone. The Tyndall effect is due to the fact that colloidal particles scatter light in all the directions in space. This scattering of light illuminates the path of beam in the colloidal dispersion.
ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है ये पाथ ऑफ बीम को इल्यूमिनेट करता है कोलॉइडल डिस्पर्जन में। ठीक है, और एक पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, इसको भी आप लोग लिखे नोटबुक में, लर्न करें इसको। ट्रू सॉल्यूशन जो है वो कोलॉइडल इफेक्ट शो नहीं करते, सॉरी ट्रू सॉल्यूशन जो है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, और सस्पेंशंस शो कर भी सकते नहीं भी कर सकते। कहाँ रखो इसको, ठीक है, इसको लिख ले प्लीज, इसको लिख लो जल्दी से। ओके, आई विल वेट फॉर वन मोमेंट। ट्रू सॉल्यूशंस डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, सस्पेंशंस मे और मे नॉट शो टिंडल इफेक्ट। लर्न करेंगे, कोलॉइडल्स शो करते हैं, कोलॉइडल पार्टिकल्स ऑलवेज शो टिंडल इफेक्ट। ठीक है, चले आगे। कितने लोग लिख रहे हैं, हाथ उठा के बताओ कितने लोग लिख रहे हैं। ठीक है, लिखे इसको। हो गया सडन। हो गया, डन, आगे बढ़ते हैं। आई विल डिलीट दिस। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड में पहली प्रॉपर्टी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी टिंडल इफेक्ट। ठीक है, और टिंडल इफेक्ट का और एक पैराग्राफ है, टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग द प्रोजेक्शन ऑफ पिक्चर इन सिनेमा हॉल। हाँ, ये वही चीज जो मैं बता रहा हूँ ना, वो विंडो पेन रहता है, विंडो पेन में से लाइट आता है, वही वाली चीज यहाँ पे सिनेमा हॉल में। अभी आजकल तो ये ऐसे सिनेमा हॉल नहीं रहते जिसमें पीछे से प्रोजेक्टर से लाइट आ रहा है, आजकल तो वैसे सिनेमा हॉल नहीं जा रहा कोई। ठीक है, ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स प्रेजेंट देयर, टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड ओनली व्हेन द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। हाँ, तो वो मैंने बोला ना फिजिक्स वाले बात करते हैं डस्ट पार्टिकल के साइज के बारे में वगैरह, तो वो यहाँ पे दो कंडीशन है, इसको अपने को लर्न करना है। तो क्या कंडीशन है, द डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, एंड द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ द डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्जन मीडियम डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड। हम चाहते हैं कि रिफ्लेक्शन हो जाए, हम चाहते हैं कि रिफ्लेक्शन हो जाए, रिफ्लेक्शन बाय द स्मॉल डिस्पर्स फेज कोलॉइडल पार्टिकल्स। स्मॉल डिस्पर्स फेज जो कोलॉइड पार्टिकल्स है उससे अगर रिफ्लेक्शन होता है तो अपन बोलेंगे टिंडल इफेक्ट हो गया। तो ये दो कंडीशन है, ये दो कंडीशन आपके पास ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है, प्रिंटेड है, तो आप उसको लर्न करें। ये दो पॉइंट्स लिख लो, प्लीज राइट दीज 2 पॉइंट्स। सर अब रिफ्लेक्शन क्यों चाहिए अपने को? रिफ्लेक्शन चाहिए ताकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाए। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब ही रिफ्लेक्शन है। जैसे अब जैसे देखो ये डस्ट का पार्टिकल है, येलो कलर का डस्ट पार्टिकल है, ये ब्लू कलर का लाइट ऐसे यहाँ पे आ गया, और अगर ये डस्ट पार्टिकल ब्लू कलर के लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो स्कैटर नहीं कर पाएगा ना, फिर ऐसे हजारों येलो कलर के पार्टिकल्स रहेंगे, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स है, और ये जो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स है इसके ऊपर बहुत सारा लाइट आ रहा है, तो ये जब लाइट आएगा तो अलग अलग डायरेक्शंस में जाएगा, जब अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा तभी तो अपन बोलेंगे कि लाइट स्कैटर हुआ, फैलना। अब यस सर, अंडरस्टूड। ठीक है, हाँ, लाइट का स्कैटरिंग जरूरी है क्योंकि एक एक इंडिविजुअल डस्ट पार्टिकल उसको अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, इसमें एक और एक इंटरेस्टिंग चीज, अब मान लो हाइपोथेटिकली, एकदम हाइपोथेटिकली मान लो कि जो डस्ट पार्टिकल्स है सारे वर्टिकल है, ऐसे सारे के सारे डस्ट पार्टिकल्स ऐसे ही रखे हुए हैं, हाइपोथेटिकली, हाँ, ऐसा पॉसिबल थोड़ी है। और मान लो कि सब पे लाइट गिर गया, तो अगर ये सब डस्ट पार्टिकल्स पे सेम डायरेक्शन में लाइट गिरेगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी वो सारे एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, तो इसको रिफ्लेक्शन नहीं, इसको स्कैटरिंग नहीं बोलेंगे अपन, इसको सादा वाला रिफ्लेक्शन बोलेंगे। हम चाहते हैं कि डस्ट पार्टिकल्स रैंडमली उसको लाइट को रिफ्लेक्ट करे, तभी तो स्कैटरिंग होगी, पूरे रूम में लाइट आना चाहिए।
तो वो सिनेमा हॉल का भी एग्जाम्पल वैसा ही है, उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं वो रैंडमली ओरिएंटेड रहते हैं और हर बार मूव करते रहते हैं, इसलिए जो सोर्स से लाइट आ रहा है उससे वो स्प्रेड कर रहा है लाइट को, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज हैपनिंग। ठीक है, तो ये डायग्राम वगैरह तो जाने दो, बट कंसेप्ट याद रखना कि रिफ्लेक्शन की रिक्वायरमेंट है फॉर टिंडल इफेक्ट, इंडिविजुअल रिफ्लेक्शन होना चाहिए तभी टिंडल इफेक्ट सक्सेसफुल होगा। ठीक है, एनी डाउट्स? आगे बढ़े अपन। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स कलर। तो ये पैराग्राफ एक बार रीड कर लो। ठीक है, अपन कलर पढ़ते हैं अभी। कलर, द कलर ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय द डिस्पर्स पार्टिकल्स। अभी अपन ने एस्टेब्लिश कर लिया क्या कि टिंडल इफेक्ट में स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। वी हैव एस्टेब्लिश दैट इन टिंडल इफेक्ट स्कैटरिंग ऑफ लाइट हैपेंस। अब उसकी वजह से कोलॉइडल पार्टिकल्स का, कोलॉइडल सॉल्यूशन का कलर डेवलप होता है। इट डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट स्कैटर्ड बाय द डिस्पर्स पार्टिकल। आप लोगों को पता होगा एप्पल रेड कलर का क्यों दिखता है, क्योंकि वो रेड कलर का लाइट रिफ्लेक्ट करता है, बाकी सारे लाइट के कलर एब्जॉर्ब करता है। तो वैसे कुछ ऐसा ही आर्ग्यूमेंट अपन यहाँ पर देख रहे हैं। इट डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट स्कैटर्ड बाय द डिस्पर्स पार्टिकल। एप्पल इज रेड बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स रेड लाइट। A particular colloidal solution will be yellow because it will scatter yellow light. अच्छा पॉइंट है, लिख देता हूं। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे अपन। यहाँ पे मैंने येलो का सिर्फ एक एग्जांपल लिया है, इसका ये मतलब नहीं है सारे कोलॉइड्स येलो कलर के रहते क्या, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि अगर येलो कलर का एग्जांपल लोगे तो कोलॉइड अगर येलो कलर का है तो वो येलो कलर का क्यों है, क्योंकि वो येलो लाइट स्कैटर करता है और बाकी के सारे वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कोई भी चीज के लिए, कोई सब्सटेंस के लिए अपन बोलते हैं कि उसने रिफ्लेक्ट किया, कोलॉइड के टाइम पे अपन बोलते हैं स्कैटर किया। ठीक है, तो द कलर ऑफ द डिस्कोलाइडल सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट स्कैटर्ड बाय द डिस्पर्स पार्टिकल्स। डिस्पर्स पार्टिकल्स जो वेवलेंथ को स्कैटर करेंगे उसके बेसिस पे कलर डिफाइन होगा। ठीक है, द वेवलेंथ ऑफ लाइट फर्दर डिपेंड्स ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ द पार्टिकल्स। जो लाइट का वेवलेंथ है वो और किस पे डिपेंड करता है, साइज और नेचर ऑफ पार्टिकल्स पे भी डिपेंड करता है। बराबर है ना। वेवलेंथ जो लाइट, देखो दो चीजें हो रही है, एक तो पार्टिकल है और एक लाइट है। अपन दो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं एट द सेम टाइम। पार्टिकल भी है अपने पास में और लाइट भी है। तो लाइट का तो वेवलेंथ डिसाइड कर लेगा, लेकिन पार्टिकल के भी तो कुछ प्रॉपर्टीज रहेंगी, साइज एंड नेचर ऑफ द पार्टिकल्स। ये ऐसी प्रॉपर्टीज, वेवलेंथ ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ द पार्टिकल्स। द कलर ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन also changes with the manner in which the observer receives the light. For example, a mixture of milk and water appears blue when viewed by reflected light and red when viewed by transmitted light. वो दो टाइप का लाइट रहता है, तीन टाइप का लाइट रहता है, रिफ्लेक्टेड, ट्रांसमिटेड एंड एब्जॉर्ब। ठीक है, तो फिर वो बोल रहा है कि मिल्क ब्लू कलर का दिखता अगर रिफ्लेक्टेड लाइट से देखा तो, और रेड कलर का दिखता अगर ट्रांसमिटेड लाइट से देखा तो। फाइनेस्ट गोल्ड सॉल इज रेड इन कलर, एज द साइज ऑफ पार्टिकल इंक्रीज इट अपीयर्स पर्पल, देन ब्लू, देन फाइनली गोल्डन। ठीक है, तो ये कलर्स लर्न करना, ये नीचे जितना भी कलरफुल इंफॉर्मेशन है ये पूरा अपन लर्न करें। ठीक है, हो जाएगा ये। तो अपन ने एग्जांपल देख लिया और इसका थ्योरी भी एक्सप्लेन कर दिया, तो ये याद रखना, इसको लिख लो।
और ये लिख लो कि कलर काय पे डिपेंड करता, कलर दो चीजों पे डिपेंड करता, पार्टिकल पे डिपेंड करता, लाइट पे डिपेंड करता और उनकी इंटरेक्शन पे डिपेंड करता। कलर डिपेंड्स ऑन पार्टिकल एंड द लाइट एंड देयर इंटरेक्शंस। color depends on particles, light and their interaction. ठीक है, चले आगे आगे बढ़ते हैं अपन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला है ब्राउनियन मोशन, है क्या? हाँ वो ये ब्राउनियन मोशन है। ठीक है, तो ब्राउनियन मोशन बहुत इजी है, स्कूल में पढ़ा होगा आप लोगों ने, अपन डिस्कस करते हैं। व्हेन कोलोइडल सॉल्यूशन आर व्यूड अंडर पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, द कोलोइडल पार्टिकल्स अपीयर टू बी इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन। वो पार्टिकल्स क्या रहते हैं, हमेशा रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। कंटिन्यूअसली कैसे हो रहे हो? कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन में मूव कर रहे हैं ऑल ओवर द फील्ड ऑफ व्यू। जैसे ये कंटेनर है, बहुत बड़ा कंटेनर नहीं है, छोटा सा कंटेनर है, लेकिन अपन उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसका छोटा सा पार्ट दिखेगा, तो उसमें वो पार्टिकल ऐसे रैंडमली मूव करता हुआ अपने को दिखाई दे रहा है। द मोशन वॉज फर्स्ट ऑफ द बाय ब्रिटिश बोटेनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन, इसलिए उसको ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। Thus, this motion is independent of the nature of colloid, but depends on the size of the particles and viscosity of the solution. Smaller the size and lesser the viscosity, faster is the motion. Common sense वाली बात है। पार्टिकल भारी रहेगा, मतलब बड़ा, भारी मत बोलो, बड़ा बोलो। बड़ा पार्टिकल धीरे धीरे मूव करेगा, छोटा पार्टिकल जल्दी जल्दी मूव करेगा। सॉल्यूशन की विस्कोसिटी है ना, विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की विस्कोसिटी कम है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी। सॉल्यूशन की विस्कोसिटी ज्यादा है तो पार्टिकल की स्पीड कम रहेगी। तो स्मॉलर द साइज, लेसर द विस्कोसिटी, फास्टर इज द मोशन। साइज कम है और विस्कोसिटी कम है तो मोशन फास्ट रहेगा, नहीं तो स्लो रहेगा, बट मोशन रहेगा। ठीक है, और पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं। और एक इसमें पॉइंट लिख लेना, यहाँ पे लिखा नहीं है शायद। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज इन अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव मोशंस। दो कॉन्सेक्यूटिव मोशंस में पार्टिकल्स का मूवमेंट जो है वो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज इन अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव मोशंस। सो द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक ही पार्टिकल, पहले तो ये समझ लो इसमें ये बहुत सारे पार्टिकल्स नहीं है। ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये वाला डायग्राम, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स नहीं है। यहाँ एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल इधर जाके यहाँ पे कोई दूसरा पार्टिकल आया होगा, टकराया होगा, कोलिजन हुआ होगा, इसलिए इसका मोशन चेंज हुआ। फिर वैसे ही जब ये अगर ये पार्टिकल नहीं होता तो ये ऐसा स्ट्रेट चला जाता। समझ रहे हो आप? ये ऐसा स्ट्रेट चला जाता, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे कोई दूसरा पार्टिकल आ गया तो उसकी वजह से उसका पाथ चेंज हो गया, फिर ये इधर गया। तो ऐसे बहुत बार बहुत सारे पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, एक पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, बहुत सारे पार्टिकल्स बहुत ज्यादा बार रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो बहुत सारे पार्टिकल्स अगर मूव कर रहे हैं तो बहुत सारे कोलिजन्स होंगे, और बहुत सारे कोलिजन्स होंगे तो बहुत बार पार्टिकल्स का पाथ चेंज होगा, इसीलिए कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन है। तो समझे इस चीज को, जिगजैग मोशन है और लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लिखा है, क्यों? दो कोलिजन्स के बीच में स्ट्रेट लाइन, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो जिगजैग मोशन दिखेगा, और बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट है एक साथ। दो टाइप के कोलिजन हो सकते हैं, पार्टिकल पार्टिकल कोलिजन हो सकता है, और पार्टिकल एंड द वॉल ऑफ द कंटेनर कोलिजन हो सकता है। So there are two types of collisions which are possible: particle particle collision and particle and wall of the container collision। ऐसे दो टाइप का collision possible है। तो इसको लिख लो और इसको लिख लो, ये पॉइंट्स आई डोंट थिंक टेक्स्ट बुक में है, होगा भी तो भी फिर से लिख लो, कोई बात नहीं। ठीक है, फिर स्मॉलर द साइज, लेसर इज द विस्कोसिटी भी अपन ने डिस्कस कर लिया। लास्ट थ्री अब लाइन सर मेरे को अंडर समझ नहीं है, अब लास्ट थ्री लाइंस ये वाली, अब यस सर, वो लास्ट आंसर का लास्ट थ्री लाइंस। हाँ, ये द ब्राउनियन मूवमेंट हैज बीन एक्सप्लेन ड्यू टू, ये वाला। अब यस सर,
वो भी और उसकी आखिरी लाइन भी। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, पढ़ा वो Yes. हुआ नहीं, अभी पढ़ा रहा हूँ। ये लिख लो, ये लिख लो, यहाँ तक बता दिया मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं। अब उसके नीचे का पैराग्राफ मैं रीड कर रहा हूँ। द ब्राउनियन मूवमेंट हैज बीन एक्सप्लेन्ड to be due to the unbalanced bombardment of particles by the molecules of the dispersion medium. The Brownian movement has a steering effect which does not permit the particles to settle and thus is responsible for the stability of the soul. सोचो इस चीज, इसको डिलीट करें क्या? ये बोर्ड पे जो मैंने लिखा है, कितने लोग लिख रहे हैं उसको? ठीक है, थैंक यू। डिलीट करते हैं। हाँ अभी देखो कैसा है कि if the particles do not move, एक हाइपोथेटिकल सिनारियो अज्यूम करो कि जब पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे, सोचो अगर पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे तो फिर तो वो सेटल डाउन हो जाएंगे ना। सेटल डाउन हो जाएंगे तो उसको सस्पेंशन बोलेंगे। जैसे एयर, सोचो एयर, एयर में कैसा रहता है, बहुत सारे पार्टिकल मूव कर रहे हैं, है ना, ऑक्सीजन के पार्टिकल, नाइट्रोजन के पार्टिकल, कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं। अब अगर वो मूव नहीं करेंगे तो सेटल डाउन हो जाएंगे ग्रेविटी की वजह से। क्योंकि वो मूव कर रहे हैं इसीलिए ग्रेविटी का उतना इफेक्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि उनका ऑलरेडी मोशन है, ऑलरेडी वो क्या है, मूवमेंट कर रहे हैं। तो द ब्राउनियन मूवमेंट हैज अ स्टीयरिंग इफेक्ट, एक इफेक्ट आ रहा है उसके ऊपर जो कि उसको परमिट नहीं कर रहा है सेटल डाउन होने के लिए, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द सोल। याद करो सोल अपन ने देखा था स्टेबल रहता अनस्टेबल रहता। तो अगर हम स्टेबल सोल चाहते हैं, एक स्टेबल कोलॉइड बनाना चाहते हैं, तो पार्टिकल्स अगर मूव करते रहेंगे तो मूव करने वाले पार्टिकल्स कोलॉइड फॉर्मेशन में रहेंगे, नहीं तो नीचे सेटल डाउन हो गए फिर तो सस्पेंशन बन गया। आप लोग ये चीज ऑब्जर्व करना, वो घर पे अपन दूध लाके रखते हैं, फिर उसको गर्म करते हैं, फिर उसको फ्रिज में रहने देते हैं, फिर अगर 2-3 दिन तक दूध फ्रिज में ही है तो उसका जो सॉलिड कंटेंट रहता है, मतलब वो दूध ना थोड़ा नीचे सेटल डाउन हो जाता है, ऐसा आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा। नहीं तो दाल के बारे में सोचो, अपन दाल बनाते फिर दाल में पानी रहता, फिर अगर गर्म दाल है तो खा लिया तो फिर वो इंटरमिक्स्ड है, फिर तो वो सॉल्यूशन जैसा है। लेकिन ऐसा इमेजिन करो कि दाल के पार्टिकल्स नीचे सेटल हो गए और ऊपर पानी पानी है, फिर थोड़े दिन में क्या होता, थोड़े दिन मतलब 4-5 दिन नहीं, 4-5 घंटे में क्या होता, वो पानी इवोपरेट हो जाता और वो दाल ऐसी कड़क कड़क रह जाती, बेसन के जैसा दिखता अपने को। तो वहां पे आप ये समझे कि अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो सोल की स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। सोल की स्टेबिलिटी मेंटेन रहना मतलब कोलॉइडल पार्टिकल रहना। सर वो स्टेटमेंट एक बार रिपीट करो ना। हाँ मैंने बोला सोल की स्टेबिलिटी रहना मतलब कोलॉइडल पार्टिकल बने रहना। नहीं कोलॉइडल पार्टिकल रहेगा तो फिर तो वो सस्पेंशन बन जाएगा। हम नहीं चाहते कि वो सस्पेंशन बने। मैंने ये बोला कि दूध अगर 2-3 दिन पुराना है, फ्रिज में ऐसे ही रखा हुआ है, तो उसको चाय बनाने के पहले थोड़ा वो अपन इनवॉलेंटरीली वो भगोने को थोड़ा सा हिला देते ताकि वो दूध मिक्स हो जाए। अगर ध्यान से देखोगे तो थोड़ा ऊपर पानी पानी जैसा दिखता है और वो ज्यादा व्हाइट कंटेंट, ज्यादा फैट कंटेंट नीचे सेटल डाउन हुआ दिखता है फ्रिज में। यही चीज दाल के साथ में होता है। गरम दाल है, खाने बैठ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 4-5 घंटे टाइम लग गया तो सॉलिड कंटेंट नीचे सेटल हो जाता है। ग्रेवी में भी होता है, सब्जी में, फिर वो हिला के लेते हैं उसको, चम्मच से, बड़ा चम्मच रहता है उसको हिलाते ताकि वो पार्टिकल्स इंटरमिक्स हो जाए, मूवमेंट करते रहे। तो कोलॉइडल पार्टिकल के लिए स्टेबिलिटी ऑफ सोल जरूरी है। और स्टेबिलिटी ऑफ सोल कैसे आएगा, पार्टिकल मूव करते रहेंगे तभी आएगा। याद करो सस्पेंशन के पार्टिकल नीचे सेटल हो जाते, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल तो वैसे ही डिसॉल्व हो गए। और कोलॉइड मतलब क्या, उन दोनों के बीच का, ना ठीक से डिसॉल्व हुआ ना ठीक से सेटल डाउन हुआ, तो फिर वो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। ठीक है। फिर ब्राउनियन मूवमेंट कैसे एक्सप्लेन किया है, ड्यू टू द अनबैलेंस बम्बार्डमेंट ऑफ द पार्टिकल्स बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम। तो ये जैसे ये जो पार्टिकल मैंने बताया ना, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो यहाँ पे कोई डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल ने आके उसको धक्का दिया होगा, फिर यहाँ पे कोई डिस्पर्जन पार्टिकल के मीडियम ने आके धक्का दिया होगा। तो 2 टाइप के धक्के मिल सकते, एक्चुअली 3 टाइप के धक्के मिल सकते। या तो डिस्पर्जन मीडियम का पार्टिकल भी धक्का दे सकता, या तो डिस्पर्स फेस का पार्टिकल भी धक्का दे सकता, या फिर वॉल ऑफ द कंटेनर भी धक्का दे सकता। और वो जो धक्के आ रहे हैं वो अनबैलेंस बम्बार्डमेंट है। सोचो बैलेंस्ड हो गया तो फिर तो मैनेज हो गया ना, बैलेंस फोर्स रहता है तो बॉडी का एक्सेलरेशन 0 रहता है, राइट। तो वैसे ही कुछ कंडीशन यहाँ पे अपन सोचे
कि अनबैलेंस्ड फोर्स रहेगा तभी वो पार्टिकल मूव कराएगा। तो अपने को पार्टिकल को मूव कराना है ताकि कोलोइडल पार्टिकल की स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। ठीक है ये चीज। तो अनबैलेंस बम्बार्डमेंट क्यों है? क्योंकि अनबैलेंस फोर्स रहेगा तो पार्टिकल मूव करेगा। पार्टिकल को मूव कराना जरूरी क्यों है? क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ सोल मिले। स्टेबिलिटी ऑफ सोल मतलब ही कोलोइड पार्टिकल, नहीं तो सेटल डाउन हो जाएगा। सेटल डाउन हो गया तो उसको सस्पेंशन बोलना पड़ेगा। और ये जो स्पीड है ये काय पे डिपेंड करता है? साइज छोटा रहेगा तो स्पीड ज़्यादा रहेगा, और विस्कोसिटी भी कम रहेगा तो भी स्पीड ज़्यादा रहेगा। और एक पॉइंट मैं यहाँ लिखवा देता हूँ छोटा सा, टेक्स्ट बुक में पता नहीं है यानी, मोर इज द टेम्परेचर फास्टर इज द मोशन। टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो ब्राउनियन मोशन फास्ट रहेगा। मोर इज द टेम्परेचर फास्टर इज द मोशन। ठीक है, हो गया। और कोई डाउट इसमें प्लीज पूछ लो, किसी को पूछना है यहाँ पे? नहीं पूछना है, आगे बढ़े। चलो लेट अस डिलीट दिस, आगे बढ़ते हैं। तो ब्राउनियन मोशन हो गया। हाँ, अभी ये चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल, ये पांचवा प्रॉपर्टी है, चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब तक जो था वो भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन वो कैसा थोड़ा फिजिकल प्रॉपर्टी जैसा था, ये केमिकल प्रॉपर्टी जैसा है। इसके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ब्राउनियन मोशन, टिंडल इफेक्ट पे कोई कुछ नहीं पूछता। चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल, कोलोइडल पार्टिकल ऑलवेज कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज। बहुत बढ़िया, उनमें हमेशा इलेक्ट्रिक चार्ज रहता है। द नेचर ऑफ दिस चार्ज इज सेम ऑन ऑल द पार्टिकल्स इन अ गिवन कोलोइडल सॉल्यूशन एंड मे बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। कॉमन सेंस वाली बात है। मतलब या तो पॉजिटिव वाला सोल रहेगा या तो निगेटिव वाला सोल रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि एक सोल में पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। या तो पॉजिटिव चार्ज सोल या तो निगेटिव चार्ज सोल। फिर पॉजिटिव चार्ज सोल कौन? तो ये वाले। निगेटिव चार्ज सोल कौन? तो ये वाले। घोट लेना, लर्न कर लेना। ठीक है, तो चार्ज जो रहता है वो कोलोइड पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। जैसे ट्रू सॉल्यूशन पे चार्ज नहीं रहता, सस्पेंशन पे भी चार्ज नहीं रहता, लेकिन कोलोइडल पार्टिकल्स पे चार्ज रहता। अब वो जो चार्ज रहता है वो सब पार्टिकल्स के लिए सेम रहता। ऐसा नहीं मिलेगा कि आधे पार्टिकल पॉजिटिव है और आधे पार्टिकल निगेटिव है। फिर अब इसमें एक मन में डाउट आना चाहिए, सर फिर अगर कोलोइडल पार्टिकल पे चार्ज है तो कोलोइड का पूरा सॉल्यूशन जो है वो चार्ज वाला है क्या? तो नहीं, पूरा सॉल्यूशन चार्ज वाला नहीं है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि कोलोइडल पार्टिकल पे चार्ज अगर पॉजिटिव है तो डिस्पर्जन मीडियम निगेटिव रखेगा और चार्ज को बैलेंस कर देगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, आगे आएगा वो चीज अपन अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल में अपन ये समझे कि कोलोइडल पार्टिकल पे चार्ज रहेगा, या तो वो पॉजिटिव रहेगा या तो निगेटिव रहेगा। सारे पार्टिकल्स पे एक ही चार्ज रहेगा, इधर पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव चार्ज कोल, निगेटिव चार्ज कोल का टेबल गिवन है, उसको लर्न कर लेना। हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड्स, बेसिक डाइस्टर्स, मिथिलीन, ब्लू सॉल, हेमोग्लोबिन, ऑक्साइड्स ऑफ TiO2 वगैरह। निगेटिव वालों के एग्जांपल है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सॉल, मेटालिक सल्फाइड, एसिड डाइज, सोल्स ऑफ स्टार्च, गम, जिलेटिन, क्ले, चारकोल। एज इट इज ऐसे ही एग्जांपल लर्न कर लेना। ये जो चार्ज है ये कोलोइडल पार्टिकल का चार्ज है, पूरे कोलोइडल सॉल्यूशन का चार्ज नहीं है। इसको ऊपर रख रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे रख दिया, गया क्या वो? हाँ, स्क्रीन पे टॉप में देखो एक पॉइंट लिखा है मैंने, दिस इज द चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द चार्ज ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन के चार्ज के बारे में नहीं बात कर रहे अपन, अपन पार्टिकल के चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड्स का चार्ज वाला पार्ट। कोई डाउट इसमें? कुछ पूछना है? नहीं पूछना है, वेरी गुड। चलो डिलीट, आगे। हाँ, चार्ज वाला ही और कंसेप्ट इंपॉर्टेंट। द चार्ज ऑन द सोल पार्टिकल्स इज ड्यू टू वन और मोर रीजन। सर ये चार्ज क्यों है? तो एक या ज्यादा रीजन के जैसे हो सकता है। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय सोल पार्टिकल्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रो डिस्पर्जन ऑफ मेटल्स, ड्यू टू प्रिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम सॉल्यूशन, और ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर।
तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो सकता है डिस्पर्जन, इलेक्ट्रो डिस्पर्जन के वक्त, या फिर प्रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयन हो सकता है सॉल्यूशन से, या फिर फॉर्मुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डबल लेयर हो सकता है। तो ये 3 रीजन है जिसकी वजह से सोल के ऊपर चार्ज डेवलप हो सकता है। 3 रीजन है, उसमें से जो प्रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन है वो सबसे कॉमन रीजन, इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड रीजन। द सोल पार्टिकल एक्वायर्स पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज बाय प्रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव आयंस। सोल जो रहता है वो क्या करता है, प्रिफरेंशियली या तो उसको पॉजिटिव वाले आयन पसंद आते हैं या तो उसको निगेटिव वाले आयन पसंद आते हैं। तो जो पसंद आते हैं उसको एड्सॉर्ब कर लेता है, व्हेन दोनों को नहीं करेगा एक साथ। व्हेन 2 or more ions are present in the dispersion medium, preferential adsorption of the ion common to the colloidal particle usually takes place. This can be explained with the help of following example। तो 2 एग्जांपल्स है, एक इस पे एक अगले स्लाइड पे अपन देखते हैं। अगर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को Ki में ऐड किया तो ये पता होना चाहिए अपने को, पोटेशियम आयोडाइड Ki है, पोटेशियम आयोडाइड, और सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। उसको लिख लो यार आप लोग, सिल्वर नाइट्रेट इज AgNO3 एंड पोटेशियम आयोडाइड इज Ki। फिर AgNO3 और Ki को अगर अपन मिक्स करेंगे तो प्रेसिपिटेट सिल्वर आयोडाइड जो AgI बना वो आयोडाइड आयंस को एब्जॉर्ब करेगा एंड निगेटिवली चार्ज सोल बनाएगा। तो मतलब AgNO3 प्लस Ki ये बनाता है AgI, और फिर वो AgI में Ki का I माइनस कॉमन आयन इफेक्ट जैसा है। लेकिन अगर Ki सॉल्यूशन AgNO3 में ऐड किया तो पॉजिटिवली चार्ज सोल बनेगा और इट रिजल्ट्स ड्यू टू द एडजॉर्प्शन ऑफ Ag+। तो सोचो जो ज्यादा रहेगा वो चीज मैटर करेगा ना। तो इस पे अपन MCQs करेंगे डिस्कस, उसमें अपने को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे फिलहाल सिर्फ आप इतना समझो कि पहली कंडीशन AgNO3 Ki में डाला, दूसरी कंडीशन Ki AgNO3 में डाला, दोनों में अंतर है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। AgNO3 Ki में डालेंगे तो निगेटिव चार्ज बनेगा और Ki AgNO3 में डालेंगे तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा। ये लर्न कर लो। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि AgNO3 और Ki में डाला तो Ki ज्यादा है तो AgI प्लस Ki बना, इसलिए AgI I माइनस, और Ki AgNO3 में डालेंगे तो भी AgI बना, लेकिन वो AgI Ag प्लस के फॉर्मेट में, Ag प्लस के प्रेजेंस में, इसलिए पॉजिटिवली चार्ज। इसका टेंशन मत लो, ये चीज मैं पढ़ा दूंगा, नेक्स्ट टर्न पे भी पढ़ा दूंगा। बट अभी आप सिर्फ इतना लर्न करो कि 2 कंडीशन डेवलप तो कर सकते हैं, एक में AgNO3 Ki में डाला और एक में Ki को AgNO3 में डाला। AgNO3 को Ki में डालेंगे तो Ki ज्यादा, और Ki को AgNO3 में डालेंगे तो AgNO3 ज्यादा। ये लर्न कर लो, ठीक है। तो उसके जैसे 2 डिफरेंट टाइप के सोल बन सकते, दोनों एक साथ नहीं बनते। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। इसमें कोई डाउट, एनी डाउट्स इन दिस? नो डाउट्स, वेरी गुड। ठीक है, और एक एग्जांपल है अपने पास में, FeCl3 को अगर अपन हॉट वाटर में डालते हैं तो FeCl3 हॉट वाटर मतलब H2O, फिर पॉजिटिव चार्ज सोल बनेगा ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। लेकिन अगर FeCl3 को NaOH में डाला तो OH माइनस कॉमन आयन इफेक्ट दिखाएगा। तो OH माइनस कॉमन आयन मतलब निगेटिव। तो पहली कंडीशन में पॉजिटिव चार्ज, दूसरी कंडीशन में निगेटिव चार्ज, राइट। FeCl3 को वाटर में डालो तो पॉजिटिवली चार्ज वाला बनेगा, लेकिन FeCl3 को NaOH से ऐड करो तो इट इज एज गुड एज सेइंग NaOH को FeCl3 में डाला तो निगेटिव वाला बना। तो जैसा A वाला एग्जांपल वैसा B वाला एग्जांपल, इसको लर्न करेंगे, ठीक है। फिर having acquired a positive or negative charge by selective adsorption on the surface as stated above, this layer attracts counter ion from the medium forming a second layer as shown below। तो ये जो एग्जांपल है ये पीछे वाले एग्जांपल का है, AgI Ag plus I minus और AgI I plus I minus K plus। The combination of 2 layers of opposite charges around the colloidal particle is called Helmholtz electric double layer। सिर्फ नाम याद रखना। According to modern views, the first layer of ions is firmly held and is termed fixed layer, while the second layer is mobile, is termed as diffuse layer। Time pass है। Since separation of charge is a set of potential, the charges of opposite sign, ये कुछ नहीं, कुछ भी काम का नहीं है अपने। This potential difference between fixed layer and is called zeta potential। हाँ ठीक है, ये यहाँ से important है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। देखो तो जीटा पोटेंशियल का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है
और हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिक डबल लेयर क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं अभी बता देता हूँ। टेक्स्ट बुक में ऐसा डिलीट मत करना, लेकिन आप याद रख सकते हो कि क्या चीज़ काम की नहीं है। काम की नहीं है, इंदर काम का तो सभी है, बट इसको थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं अपन। ठीक है ये चीज़। सो दिस इज अबाउट AGI, दिस इज अबाउट चार्जेस। तो दो चीज़ें लर्न करना, AGI को KI में डाला कि KI को AGI में डाला, और FeCl3 को वाटर में डाला या NaOH को FeCl3 में डाला। दोनों से एक से बनता है पॉजिटिव चार्ज सोल और एक से बनता है निगेटिव चार्ज सोल। सोल बोलो कोलॉइड बोलो, एक ही बात है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द वर्ड सोल एंड देयर इज नो एंड द वर्ड कोलॉइड। ओके, ये समझा क्या? कोई डाउट इसमें? प्लीज पूछ लो। नो डाउट, वेरी गुड। ठीक है, अगला पॉइंट, द प्रेजेंस ऑफ इक्वल एंड सिमिलर चार्ज इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द स्टेबिलिटी। बराबर है, स्टेबिलिटी आ गई उससे। Because the repulsive forces between charged particles having same charge prevent them from coalescing or aggregating when they come close to one another। देखो कितना अच्छा पॉइंट है। पता नहीं सर आपको ये अच्छा लग रहा है? ठीक है, लाइक चार्जेस जो है एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो अगर कोलर्ड पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आ भी गए तो भी वो गट्ठा नहीं बनाएंगे, वो एग्रीगेट नहीं बनाएंगे। एग्रीगेट नहीं बनाएंगे तो सस्पेंशन नहीं बनाएंगे, नहीं तो फिर तो सस्पेंशन ही बन गया ना। सस्पेंशन बन गया तो फिर क्या आएगा? कोलॉइड रहा। तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में भी ये चार्जेस हेल्प करते हैं, क्योंकि वो लाइक चार्जेस है। तो लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे? लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस ऑन कोलॉइड पार्टिकल्स इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू द कोलॉइडल सॉल्यूशन, because the repulsive forces between charged particles having same charge prevent them from coalescing or aggregating। coalescing मतलब वही चीज आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे दो पानी के ड्रॉप्स लेना। चलो इमेजिन करो ये एक पानी का ड्रॉप है, फिर इमेजिन करो ये दूसरा पानी का ड्रॉप है। अब अगर ये दोनों पानी के ड्रॉप एक दूसरे के बहुत पास रखे हुए हैं तो ये दोनों खुद से इंटरमिक्स हो जाते हैं। तो जो पानी के ड्रॉप एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाते हैं उसको बोलते हैं कोएलेसिंग। मतलब क्या हुआ? गट्ठा बन गया ना, एग्रीगेट बन गया उन दोनों का। तो ऐसा एग्रीगेट फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। अगर कोलॉइड पार्टिकल्स का एग्रीगेट फॉर्मेशन हो गया फिर तो वो सस्पेंशन बन जाएगा। तो कोलॉइड स्टेबल नहीं था, तो कोलॉइड की स्टेबिलिटी के लिए लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। कोलॉइड की स्टेबिलिटी के लिए लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, दिस इज अ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, कोई डाउट इसमें? एनी डाउट्स प्लीज आस्क। नो डाउट्स। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोफोरेसिस है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस अपन नेक्स्ट टर्न पे देखते हैं। नेक्स्ट टर्न पे अपन क्या करेंगे? चार्ज वाला कंसेप्ट फिर से रिवाइज करेंगे एंड देन इलेक्ट्रोफोरेसिस, आज बड़ा कंसेप्ट है, अपन नेक्स्ट टर्न पे स्टडी करते हैं। एंड देन कोएगुलेशन, बहुत कुछ है फिर। ठीक है, और एक दो लेक्चर्स लगेंगे इसको, बट विल कवर दिस। उसके बाद टॉपिक खत्म होने के बाद में इसकी 4 असाइनमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ईमेल पे। ईमेल पे 4 असाइनमेंट्स मिल जाएगी सब लोगों को। वो असाइनमेंट के सॉल्यूशन भी उस पर मिल जाएंगे, उसको वहीं पे सॉल्व करना, सॉल्यूशन से आंसर चेक करना और फिर क्लास में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर होने के बाद अपन नॉमेनक्लेचर के पेंडिंग कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और उसी के साथ में इस चैप्टर के 4 असाइनमेंट्स डिस्कस किए जाएंगे और वो असाइनमेंट के सॉल्यूशन भी आप लोगों को मिल जाएंगे। सॉल्यूशन से पढ़ना और फिर जो डाउट्स बचे हैं सॉल्यूशन पढ़ने के बाद में, जो फिर भी नहीं समझा, वो अपन क्लास में डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चंस सब स्टूडेंट्स के साथ में। ठीक है, सो विद दिस आई विल एंड द क्लास टुडे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, एंजॉय योर वीकेंड। क्या ही बचा सर अभी तो वीकेंड हमारा। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास ऑन संडे इवनिंग, आई रियली अप्रिशिएट दैट।